वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास कर रहे हैं हम लोग। उसके एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग क्रोनोलॉजी से चल रहे हैं पूरा। इससे पहले मैंने अभी आपको मौर्यन पीरियड पढ़ाया था, उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको मौर्य से पहले कौन था, हर्यक डायनेस्टी वगैरह, है ना। तो आप देखेंगे मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद का क्या इतिहास रहा है, मौर्य के बाद का क्या इतिहास रहा है, ये जानेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कंटिन्यू अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो पूरा इतिहास आपका कवर हो जाएगा। और बाकी हमारा देखिए, आप पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए PCS, RO, ARO, BEO, बिहार PCS, किसी भी तरह की तैयारी के लिए आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप्स चालू हो गए हैं जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक सब कुछ, हर एक चीज़ एकदम कदम कदम पे गाइडेंस दिया जाएगा। पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, उतने नोट्स जितने एग्जाम के लिए सफिशिएंट होते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ। देखो, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है ना, वैसे ही सिलेबस चेंज भी एक चीज़ है ना, और पैटर्न चेंज भी एक चीज़ होती है। अब पहले का आप 20 साल पहले के PYQ देख रहे हो, 10 साल पहले के पैटर्न देख रहे हो, वो अलग हो गया भैया। PCS ने पैटर्न बदल दिया, अब वो PYQ से काम नहीं चलेगा, आपको सिलेबस करने पड़ेंगे, अब नए PYQ जनरेट होंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए नई नई चीज़ों पे ध्यान दीजिए, सिलेबस कवर करिए, फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेबस होनी चाहिए। चलिए, तो मौर्य काल का अंतिम रूलर कौन था भैया? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य काल का रूलर कौन था? बृहद्रथ था। प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसकी हत्या 187 ईसा पूर्व उसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसी ने कर दी थी। और इसने शुंगा वंश की स्थापना करी। ये ब्राह्मण था, है ना, पुष्यमित्र शुंग, इसने करी जब वह अपने सैनिकों का निरीक्षण कर रहे थे। इसी प्रकार मौर्य शासन का अंत हो गया और मगध के शासक के रूप में शुंग वंश की स्थापना हुई। तो सिंपल भाषा में आपने क्या समझा कि अंतिम मौर्य जो रूलर था वो बृहद्रथ था, इसकी हत्या कर दी किसने भैया? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना हो गई। ठीक, चलिए, तो शुंग वंश कब से कब तक चलेगा? 185 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने करी? पुष्यमित्र शुंग ने की। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी इसकी राजधानी? पाटलिपुत्र। देवभूति शुंग वंश का शासक था। देवभूति जो था वो शुंग वंश का ही शासक था। शुंगों को उनके जाति मूल में ब्राह्मण माना जाता है। क्या माना जाता है? ब्राह्मण। और उन्हें बौद्ध और ब्राह्मण दोनों ग्रंथों जैसे कि हर्षचरित्र, बृहदरक उपनिषद, पाणिनि के अष्टाध्यायी, कालिदास के मालविकिग्नामित्र, दिव्यवादन और तारंत जो कि एक बौद्ध विद्वान थे, खाते में संदर्भित किया जाता है। और दूसरा, दास शुंग राजाओं ने मिलकर 112 वर्षों तक शासन किया। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, दास कह रहा हूँ, मतलब 10 शुंग राजा हुए। कितने हुए टोटल? 10 शुंग राजा हुए जिन्होंने 112 साल तक राज कराए। ठीक है, 112 साल तक, बहुत सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। मतलब इसको जो शुंग वंश है उसका उल्लेख हर्षचरित्र में मिल जाएगा। ठीक है, बृहदारण्यक में मिल जाएगा, उपनिषद जो है, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कालिदास का मालविकी, इन सब में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग ये सेनापति था भैया बृहद्रथ का। ठीक है, पुष्यमित्र की सबसे लोकप्रिय उपाधि क्या थी भैया? सेनानी या सेनापति। क्या थी? सेनानी या सेनापति, इसकी सबसे बड़ी उपाधि थी। यह मौर्य सेना का पूर्व प्रधान सेनापति था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। ये इंपॉर्टेंट है। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा भैया महाभारत रामायण में, घोड़ा छोड़ देते हैं, अब वो घोड़ा जहाँ जहाँ तक दौड़ जाएगा वो सब उनका हो जाएगा। ठीक है, वो राज्य। अब अगर जिस राज्य में किसी ने उस घोड़े को रोक दिया उससे युद्ध होगा फिर, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ बोलते थे इसको। ये पुष्यमित्र सिंह ने किया। जैसे कि राजा धन के अयोध्या पत्थर शिलालेख में वर्णित है। किसमें? राजा जो धन है उनके अयोध्या के शिलालेख में वर्णित भी है। तो अब ये याद रखना, 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। ठीक है, नाटक जो है मालविकिग्नामित्रम, ये किसका था? कालिदास का। उसमें विदर्भ यानी जो महाराष्ट्र है, पूर्व महाराष्ट्र, उसके राजा पुष्यमित्र और यज्ञसेन के बीच संघर्ष और उन पर शुंगों की जीत का भी उल्लेख है। मतलब जो मालविकिग्नामित्र है उसमें पुष्यमित्र और यज्ञसेन के बीच में युद्ध हुआ जिसमें कौन जीतता है? शुंग जीत जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने बैक्टीरियन ग्रीक राजा डेमोट्रियस को भी हराया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो बैक्टीरियन राजा था कौन? डेमोट्रियस, उसको भी हराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अब पतंजलि महाभाष्य लिखने वाले उल्लेखनीय व्याकरणकर्ता जो हैं पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि महाभाष्य लिखने वाले कौन? उल्लेखनीय व्याकरणकर्ता, वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। मतलब समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब ये कह रहा है कि पतंजलि एक दरबारी कवि थे जिसने महाभाष्य लिखी थी, वो पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भैया पतंजलि जो था वो किसके समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। इसने महाभाष्य लिखी है। क्या लिखी? महाभाष्य। दिव्यवादन पुष्यमित्र की बौद्धों के प्रति क्रूरता, दिव्यवादन जो है पुष्यमित्र की बौद्धों के प्रति क्रूरता और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी घृणा वर्णित करता है। इसमें बहुत लाखों बुद्धों भिक्षुओं को मार डाला था, बहुत बुद्धों को मारा था इसने, है ना।
इसको बौद्धों से बहुत दिक्कत थी। ब्राह्मण था एक तो, ये बोलते थे, तो ब्राह्मण होने का मतलब ये थोड़ी बौद्ध को मारता था। तो बौद्ध भिक्षुओं को इसने बहुत नरसंहार करा, ऐसा इतिहास में वर्णन है। चलिए, अब आता है पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र। कौन आता है? अग्निमित्र। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र शासक बनता है, उसने 8 साल तक शासन किया। ठीक है, अग्निमित्र है। अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविकिग्नम मित्रम के नायक हैं। अब ये जो कालिदास ने मालविकिग्ना मित्रम लिखी है, उसका जो मेन हीरो है वो अग्निमित्र ही है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा। ठीक है, इस नाटक में उन्हें विदिशा का वायसराय बताया गया है, ये याद रखना है आपको। जो मालविकिग्ना मित्र है उसमें अग्निमित्र को विदिशा का क्या बताया गया है? वायसराय बताया गया है। विदर्भ की राजकुमारी मालविकिग्ना अग्निमित्र की तीसरी पत्नी थी। उनकी पहली 2 पत्नी धारणी और इरावती थी। अग्निमित्र ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। आपको ये जो मैंने रेड अंडरलाइन करी है ये याद रखना है कि अग्निमित्र की राजधानी क्या थी? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी क्या थी? वो उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की पाटलिपुत्र, और इसने अपनी राजधानी बना ली क्या? विदिशा। क्या बना ली? विदिशा। ठीक है, अब आ जाता है देवभूति। कौन आता है? देवभूति। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। अब आपसे पूछेगा भैया शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। तो पहला कौन रहा? पुष्यमित्र शुंग, फिर अग्निमित्र आया, फिर देवभूति इसका अंतिम शासक था। हर्ष चरित्र के अनुसार वह अपने ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण द्वारा मारा गया। देखिए, वासुदेव कर्ण ने इसको मारा और फिर कर्ण वंश की स्थापना कर ली। भाई कर्मा से आप नहीं बच सकते। पुष्यमित्र शुंग ने मारा था भैया किसको? उसी का सेनापति था, है ना, अंतिम रूलर बृहद्रथ को, शुंगा डायनेस्टी बनाई। ऐसे ही इनके सेनापति ने इनको मार के कर्ण डायनेस्टी बना ली। जो आप करोगे वही आपको मिलेगा, चाहे वो इतिहास हो चाहे प्रेजेंट। ठीक है, और हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। इतिहास से हमने क्या सीखा? इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। तो जिन्होंने कर्ण वंश की स्थापना करी, किसने करी कर्ण वंश की स्थापना? वासुदेव कर्ण ने। अंतिम रूलर कौन था? देवभूति शुंगा वंश का। ठीक है, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग साम्राज्य कैसे, ये ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्रोनोलॉजी एक बार पकड़ ली तो इतिहास में कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया भैया कर्ण वंश। कौन सा वंश आ गया? कर्ण वंश। फिर से एक बार बता रहा हूँ, मौर्य आपने पढ़ा। ठीक है, मौर्य से पहले मैंने आपको बताया कौन कौन चल रहा था। मौर्य से पहले हर्यक डायनेस्टी थी। ठीक है, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? शिशुनाग डायनेस्टी आती है, शिशुनाग। फिर नंदा डायनेस्टी, फिर मौर्य। अब मौर्य के बाद कौन आया? शुंगा। शुंगा के बाद आगे कर्ण। ठीक है, ऐसे करके क्रोनोलॉजी याद रहेगी तो सब आराम से हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो कर्ण वंश, इसमें 45 वर्षों तक ही शासन करा। बहुत छोटा शासन था इसका। 4 शासक आपको याद रखने, वासुदेव कर्ण, वो तो फाउंडर ही था। वासुदेव कर्ण जो कि फाउंडर था इसका। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। और इसमें भी आपको जो है पहला और अंतिम याद रखोगे ज़्यादा बेटर है। वासुदेव और अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा। ठीक है, अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा, अंतिम शुंगा शासक देवभूति, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ। ठीक है, अंतिम नंदा शासक धनानंद, अंतिम हर्यक शासक उदायन। ठीक है, ऐसे करके चीज़ें याद हो जाएंगी आराम से। चलिए, पुराणों में जो कर्णवंशी शासकों को क्या कहा गया है? शुंग भृत्य कहा गया। भैया जिन्होंने शुंगा को मारा तो इनको शुंग भृत्य कहा गया। क्या कहा गया? शुंग भृत्य। पुराणों में कर्णवंशी शासकों को शुंग भृत्य कहा गया। वासुदेव कर्ण वंश के संस्थापक थे, तो देख लिया हमने। ऋषि कर्णों के वंशज माने जाते हैं। ये जो ऋषि थे कर्ण, उसके वंशज हैं, और पाटलिपुत्र पर इन्होंने शासन किया। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सातवाहन शासक शिमुका ने कर दी। मतलब अब इसके बाद कौन सा आ गया भैया? कौन सी वो आ गई डायनेस्टी? सातवाहन आ गए। कौन आ जाएंगे? सातवाहन। सातवाहन शासक आ जाएंगे। और सातवाहन शासक कौन था? पहला शिमुक। कौन था? शिमुक। पहला सातवाहन शासक कौन आ जाएगा? शिमुका आ जाएगा। ठीक है, और किसने अंतिम शासक कर्ण वंश का कौन है? सुशर्मा हो गया। सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो काफ़ी आसान चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मैं आशा करूँगा आप नोट्स बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, झुंझुनाई लाइएगा फिर बाद में जब कुछ नहीं होगा। हर चीज़ दे रहा हूँ, प्लीज़ कह रहा हूँ नोट्स बना लो। चलो, अब मौर्य और मौर्योत्तर काल, इसके संबंधित इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या 30 होती थी। और उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शैल शिल्प 3री ईसा पूर्व में मौर्य के दौरान अशोक ने बनवाया था। ठीक है, क्या क्या समझे आप कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र का प्रशासन था, एक समिति मैनेज करती थी जिसमें 30 लोग होते थे। और उड़ीसा में हमें मिला है धौली शैल शिल्प, जो 3री ईसा पूर्व में मौर्य के दौरान अशोका ने बनवाया था। ठीक, तीसरा, प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति करना होता है। प्रशस्ति का मतलब क्या है? राजा की स्तुति करना। और प्रशस्ति में राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख होता है। राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख होता है। काले पॉलिश किए हुए मृदभांड, मंडलकूप, पक्की ईंटें, अशोक के अभिलेख, यूनानी यात्रियों के विवरण इत्यादि मौर्य काल के पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, काले पॉलिश किए हुए मृदभांड,
कैसे? काले पॉलिश किए हुए, मंडलकूप, ये सब। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वादन चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मानता है? क्षत्रिय। कौन सा? बौद्ध ग्रंथ दिव्य वादन। जबकि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस उन्हें वृषल कुल का मानता है। जो मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त ने की थी, उन्हें वृषल कुल का मानता है। बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय मानता है। न्यायपालिका विभाग कंटक शोधन से संबंधित था। किससे था? कंटक शोधन से। और मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के होते थे। न्यायालय कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक कंटक शोधन जो फौजदारी न्यायालय होता था। कंटक शोधन का मतलब फौजदारी न्यायालय जो लड़ाई वड़ाई चीज़ें देखता था। और दूसरा धर्मस्थी जो दीवानी मतलब टैक्स एक्ट से रिलेटेड देखता था। समझे मेरी बात? मौर्य काल में कितने प्रकार के न्यायालय होते थे? दो प्रकार के होते थे। एक होता था कंटक शोधन, दूसरा होता था धर्मस्थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी जिसका नाम हेलेना था, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। अब जो सेल्यूकस निकेटर था उसकी पुत्री थी दूसरी पत्नी इनकी हेलेना। ठीक है। एक बार कौटिल्य ने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था। ठीक है, कौटिल्य ने जो भी इनकी आश्रित पत्नी थी, बच्चे थे, उनको बिना व्यवस्था किए भिक्षु बन गए तो उसके लिए दंड का विधान भी करा। मौर्य राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे। इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, सीरिया एरिया से हमारे तब संबंध रहते थे। फॉरेन रिलेशन चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए थे भैया, है ना, बहुत बड़ी चीज़ है ये। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को प्रतिवेदक कहा जाता है। ठीक है, रिपोर्टर जो होते थे उनको क्या कहा जाता है? प्रतिवेदक, जो बताते थे क्या प्रशासन में चल रहा है क्या नहीं। और जो कल्याण नामक व्यापारिक केंद्र का उल्लेख यूनानी लेखक कोसमास ने किया है। कल्याण नामक व्यापारिक केंद्र का उल्लेख किसने करा? यूनानी लेखक कोसमास। यूनानी लेखक कोसमास। ठीक। फिर कंगनहल्ली स्थित अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्वत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। कहाँ से? कंगनहल्ली से। कंगनहल्ली से अशोक की पाषाण पर मतलब पत्थरों पर जो प्रतिमा बनी वो प्राप्त हुई है कंगनहल्ली से। कंगनहल्ली कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। अशोक का सरेकुन अभिलेख कांधार में स्थित है। अशोक का जो सरेकुन अभिलेख है वो कहाँ है? कांधार में। कंगनहल्ली कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, कंगनहल्ली कर्नाटक, सरेकुन अभिलेख कांधार। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें वन लाइनर नोट करनी है आपको। यह अरमेइक एवं ग्रीक लिपियों में लिखा हुआ है। जो अशोक का सुरकेन अभिलेख है वो किस में लिखा है? अरमेइक और ग्रीक लिपि। जितना भी देखो ये कांधार का रीजन होगा ना अफगानिस्तान, वो सब ग्रीक लिपि होंगी क्योंकि वो ग्रीक से ही तो इन्फ्लुएंस है टोटल। ठीक है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया। किसका करा है? 8वीं जातियों का उल्लेख 13वें शिलालेख में। और अशोक का 13वां शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का काम करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख है और धर्म प्रचारकों को भेजने का भी उल्लेख दिया है 13वें में ही। ठीक है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्या वही, केरलपुत्र और सतीपुत्र जैसे 5 देशों की सीमाओं पर पड़ोसी शक्तियों का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द्वितीय शिलालेख में चोला, चेरा, पांड्यास का वर्णन है द्वितीय शिलालेख में। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? जो रुद्रदमन अभिलेख है जूनागढ़ का, कहाँ का? जूनागढ़ का रुद्रदमन अभिलेख, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का नाम मिलता है। अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। कब? अपने शासनकाल के 20वें वर्ष। और मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण पटना के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्हार से मिलता है। भवनों का निर्माण कैसे होता था? लकड़ी से। कपिल वस्तु महाविहार अंकितशील पिपरवा से प्राप्त हुई है। जो कपिल वस्तु महाविहार हो कहाँ से मिला? अंकितशील पिपरवा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। भैया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भाग में विभाजित किया? 7 भाग में विभाजित किया है। और ये सातों आपको याद करने हैं। एक दार्शनिक होता था, किसान होते थे। ठीक है, दार्शनिक हो गया, किसान हो गया, आहिर हो गया, कारीगर हो गया, शिल्प हो गया, शिल्पी भाई, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। कौन कौन? फिर से देखो, दार्शनिक, किसान, आहिर, कारीगर, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। दार्शनिक, किसान, आहिर, कारीगर, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। फिर से बता दे रहा हूँ, दार्शनिक, किसान, आहिर, कारीगर, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, और गुप्तोत्तर काल में पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह जो था वो ताम्रलिप्ति था। कौन सा प्रमुख बंदरगाह? ताम्रलिप्ति। दक्षिण में शैव धर्म के आचार्य सुंदर मूर्ति थे। जो शैव धर्म के आचार्य थे सुंदर मूर्ति थे। द्रह्म 16 पर्ण के मूल्य का चांदी का एक प्राचीन सिक्का था। गंगा घाटी में मिहिर कुल को नरसिंह, ये ठीक है।
मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी मुकदमों का न्याय करता था। ये अभी हमने ऊपर देखा, ये याद रखना कंटक शोधन आपको, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सातवाहन वंश। जैसे ही मौर्यों का अंत होता है तो फिर सातवाहन वंश आते हैं ना, मतलब मौर्यास के कह रहा हूँ, कर्ण वंश के बाद है ना, तो सातवाहन आ जाते हैं। तो सातवाहन के बारे में देखते हैं, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे गुप्तास पीरियड, ठीक है। देखिए उत्तर में मौर्यों में सबसे महत्वपूर्ण देसी उत्तराधिकारी जो हुए वो शुंग हुए, उसके बाद कर्ण। अब दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। कौन हुए? सातवाहन, ठीक है। कौन हुए? सातवाहन। पुराणों में उल्लेखित आंध्र और ये सातवाहन एक ही माने जाते हैं, जो आंध्र हैं और सातवाहन एक हैं। पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है, सातवाहन शासन का नहीं, ठीक है। और ये जो आंध्राज है ये सातवाहन ही है एक तरह से, ठीक है। कुछ पुराणों के अनुसार आंध्रों ने 300 वर्षों तक शासन किया। उनकी राजधानी औरंगाबाद जिले में गोदावरी स्थित प्रतिष्ठान पैठान थी, मतलब औरंगाबाद जिले के आसपास थी। सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का होने का दावा किया और दैहिक अनुष्ठान का निष्पादन किया। अब जो सातवाहन थे कहते हैं ब्राह्मण ही थे। वे कृष्ण, वासुदेव जैसे देवताओं की पूजा करते थे, जैसा कि नागनिका के नानाघेटा गुफा अभिलेखों में जाहिर होता है, जो सतकर्णी प्रथम द्वारा निष्पादित महान यज्ञों में भी उल्लेख है। मतलब कुल मिलाकर सातवाहन कौन थे आपको याद रखना है। मौर्य के बाद दक्कन में सातवाहन आएंगे, ठीक है। ये ब्राह्मण रूलर थे। इसका जो फाउंडर था वो शिमुका था। इस वंश से संबंधित राजाओं की अन्य विलक्षण विशेषता उनका मातृ नाम था। अब देखो गौतमी पुत्र सतकर्णी, मतलब ये लोग अपनी माता के नाम से जाने थे। हम लोग से पूछते ना, ए तुम्हारे बाप का क्या नाम है, इन्होंने जो मैट्रिलीनियल थे, इन्होंने माता का नाम अडॉप्ट करा, बाप का नहीं, ठीक है। उन्होंने माता का नाम स्थापित करा। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र। हालांकि वे किसी भी तरह से मातृवंशी या मातृ सत्तात्मक नहीं थे। सातवाहनों ने दक्षिण पत्थी या दक्षिण पथ्यापति की पदवी ग्रहण की थी। सातवाहन इतिहास में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि की शाही अनुदान देने की प्रथा शुरुआत के लिए भी जाना जाता है। अब ये लोग मतलब सहिष्णु थे, ये नहीं था कि बौद्धों को मारते थे ब्राह्मण पर बौद्धों को भी दान देते थे, ठीक है। चलिए शिमुका के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सातवाहन वंश का संस्थापक पूछेगा कौन था? शिमुका था। कौन था? शिमुक। शिमुक को शुंग और कर्ण शक्ति का नायक कहा गया है। पुराणों में इसे आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। नागनिका ने नानाघाट के अभिलेख में उसका चित्र बना है। जो नगनिका के नानाघाट अभिलेख है, फिर से बताओ, नगनिका के नानाघाट अभिलेख किससे संबंधित है? सातवाहन राजा शिमुका से। नगनिका का नानाघाट अभिलेख किससे संबंधित है? सातवाहन शासक शिमुका से। सिंपल चीज। अब आ जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये बहुत महान शासक होता है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा है। इसने शकों को हराया और उनके क्षत्रिय शासकों का नाश किया। उसका दावा है कि उसने छहरात वंश का नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे महान शासक यही हुआ, एकमात्र ब्राह्मण कहा गया इसको, और इसने शकों को हराया है, ठीक है। दूसरा, उसका यह दावा सही है क्योंकि नहपान को जो 800 से अधिक चांदी के सिक्कों नासिक से मिले हैं उस पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए गए। तो ये तो कुछ नहीं। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने राजा और महाराज की पदवी ग्रहण की। ये याद रखना आपको, किसकी? महाराज की पदवी और राजा, ठीक है। रुद्रदमन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से स्पष्ट है। रुद्रदमन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से स्पष्ट है कि अपने शासन के अंतिम दौर में गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों के कर्दमक वंश के हाथों संभवतः कुछ विजित शहरता क्षेत्रों को खो दिया है। मतलब रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें ये पता चलता है कि सातवाहन जो शासक कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसने जो कुछ पश्चिम भारत के राज्य थे वो कदर्मक वंश के हाथों खो दिए। कदर्मक वंश ने उससे छीन लिए, ठीक है। गौतमी पुत्र के उत्तराधिकारियों ने 220 ईस्वी तक राज किया। इसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, याद रखना आपको कौन? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। इनके सिक्के और अभिलेख आंध्र में पाए गए हैं, जो बताते हैं कि यह क्षेत्र दूसरी सदी के मध्य तक सातवाहन राज्य का अंग बना हुआ था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार पुलुमावी ने रुद्रदमन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। जो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी था उसने रुद्रदमन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी एकमात्र सातवाहन शासक है जिसका आंध्र प्रदेश के अमरावती से लेख मिलता है, ठीक है। किसका मिलता है? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का आंध्र प्रदेश के अमरावती से उनका लेख मिलता है। अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं भी मिलती हैं, ठीक है। शकों ने कोंकण समुद्र तट और मालवा पर अधिकार करने के लिए सातवाहनों के साथ पुनः संघर्ष छेड़ दिए। सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदमन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार हराया। सातवाहनों को रुद्रदमन प्रथम ने 2 बार हराया, मगर उनसे वैवाहिक संबंध होने के कारण उनका नाश नहीं किया। क्यों? क्योंकि भैया रुद्रदमन की बेटी की शादी हो गई थी पुष्यमित्र, जो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी था, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बेटे से, ठीक है।
बाद में एक राज यज्ञश्री शतकर्णी ने उत्तर कोंकण और मालवा को शक शासकों से वापस ले लिया। ठीक है, मतलब जो शक राजा थे वो भी अब जो शक शासन में थे वो भी सातवाहन ने वापस ले लिया। वह व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्के न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाए गए हैं। इस सिक्कों पर जहाज का चित्र जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति प्रेम का घोतक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसका? रुद्रदमन वन की बात हो रही है ये। तो काफ़ी आसान था, ज़्यादा कुछ नहीं था। सातवाहन के बारे में सिमुका, गौतमीपुत्र सतकर्णी, बस इनके बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी है। अब आ जाता है फिर सातवाहन वन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अब हम लोगों ने मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देख ही लिया, हर रघुवंश। फिर अब हम लोग शुरू करेंगे गुप्ता पीरियड। सातवाहन काल में दक्कन की भौतिक संस्कृति में स्थानीय उत्पादन और उत्तर के वैशिष्ट दोनों का मिश्रण है। अब सातवाहन ये समझिए है कहाँ, ये दक्कन में आएंगे। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश और इधर साइड। सातवाहनों ने करीमनगर और वरंगल के लौह अयस्कों का उपयोग किया होगा। महाराष्ट्र में करीमनगर और वरंगल के लौह अयस्कों का उपयोग किया होगा, क्योंकि इन दोनों जिलों में पता चला है कि महापाषाण काल में लोहे की खदानें थी। ईसा पूर्व की और बाद सदियों से कुलांतर प्राचीन स्वर्ण खदानें भी प्राप्त हुई, कुछ नहीं है। सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। देखो, सोने के सिक्के कौन चलाएगा? कुषाण चलाएंगे। कौन चलाएंगे? कुषाण। आज अभी पढ़ाऊंगा, गुप्तास के बाद वो आएंगे। सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए। उनके जो अधिकांश सिक्के हैं सातवाहनास के कैसे थे? शीशे के हैं। ठीक है, अधिकांश सिक्के जो सातवाहनास के हैं कैसे सिक्के चलाए? पूछेगा सातवाहनास ने कैसे सिक्के चलाए, तो सिक्के जो इन्होंने चलाए वो शीशे के चलाए। सोने के सिक्के कुषाणास चलाएंगे। उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलाई। ठीक है, पोटीन, तांबे और कांसे की। उत्तरी दक्कन में ईसा की आरंभिक सदियों में सातवाहनों की जगह आने वाले इक्ष्वाकुओं ने भी सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब बाद में जो इक्ष्वाकु शासक आएंगे वो भी सिक्के चलाएंगे। ठीक है, सातवाहन और इक्ष्वाकु दोनों में दक्कन के खनिज स्रोतों का उपयोग किया होगा। ठीक है, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, आपको याद रखना है। सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, सातवाहन की भाषा क्या थी? प्राकृत, ब्राह्मी लिपि। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी। कितनी थी? 3। पहली श्रेणी सामंत राज कहलाता था, सामंत राजा होता था, उसे सिक्का ढालने का अधिकार रहता था। जो फर्स्ट में आता था कौन है? सामंत राजा, जो सिक्के बनाता था। दूसरी श्रेणी का महाभोज कहलाता था। कौन कहलाता था? महाभोज। तृतीय श्रेणी का सेनापति कहलाता था। ठीक है, बहुत आसान हो गया। क्या 3 श्रेणी में विभाजन था? कौन कौन सा? सामंतों का। एक हो गया भैया सामंत राजा जो सिक्के ढालता था, दूसरा हो गया महाभोज, तीसरा हो गया सेनापति। ठीक है, ऐसा लगता है कि इन सामंतों और जागीरदारों को अपने अपने इलाकों में कुछ सत्ता प्राप्त थी। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी। तो सातवाहन एक ही चीज़ याद रखनी, तो ब्राह्मण थे ही, पर बौद्धों का शोषण नहीं करते थे, सहिष्णु थे। जो आबाद भूमि और ग्राम दान में दिए जाते थे, मतलब ये ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को दान देते थे ज़मीन को। ठीक है, ये याद रखना है आपको, दान दिया करते थे। उन्हें राजपुरुषों और सैनिकों के हर कोटि के राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त थे। तो ये तो नहीं है, याद रखना। देख लो, इसमें भी मैंने कई चीज़ें आपको बताई, बस वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जैसे ये है, उन्होंने राजपुरुषों और सैनिकों के हर कोटि के राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त करा। तो ये आपको पता है, ये इतना ही याद रखना है। अब उनकी राजकीय भाषा प्राकृत ही इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, सामंत 3 प्रकार के थे, ये याद रखना है। तो ये सातवाहन का छोटा सा इतिहास था, बस इसका याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों गुप्ता पीरियड, है ना, गुप्त वंश के बारे में काफ़ी। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, सब पढ़ेंगे गुप्त वंश। उसके बाद हम लोग कुशाना शब्द वगैरह देखेंगे। ठीक है, और चोला चेरा पांड्या। फिर ये खत्म होकर हम लोग शुरू करेंगे दूसरी हिस्ट्री, चाहे तो मॉडर्न या मेडिवल, जो आप लोग बताएंगे। तो इसको पढ़िए। कैसा लगा वीडियो? लाइक ज़रूर प्लीज़ करा करिए, थोड़ा मोटिवेशन हमको भी चाहिए होता है यार। बाकी नोट्स चाहिए तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और 1 लाइनर प्लीज़ इसको नोट्स जरूर बनाओ। चाहिए तो ये नोट्स ले लो, आराम से पढ़ो उसको, 1-2 रीडिंग लगाओ, दूसरी बार में अंडरलाइन करो, सेल्फ मेड नोट्स और छोटे कर लो। ठीक है, चलिए, नमस्कार।